फ्रेंड्स, हम लोग प्रोसीड कर रहे थे ट्रायल, और कल हमने एक ब्रीफ आउटलाइन ट्रायल की पूरी दी थी। उस समरी को आपके मन में बैठना बहुत जरूरी है, उसे याद रखिएगा। अगर आपके दिमाग में वो समरी रहेगी तो जो ट्रायल हैं, जो जितने तरह के ट्रायल्स हैं, वो समझने में बहुत आसानी होगी। आज हम पहले लेते हैं सेशन ट्रायल। पहले बता देंगे आपको कि कहां से कहां तक के सारे ट्रायल्स मेंशन किए गए। पूरा ट्रायल मेंशन किया गया सेक्शन 225 से लेकर के 265 तक। तो सेक्शन 225 से लेकर के 237 तक सेशन ट्रायल, 238 से लेकर 250 तक वारंट ट्रायल, 251 से लेकर 259 तक समन ट्रायल, और 260 से लेके 265 तक समरी ट्रायल। इन सारे ट्रायल्स को जब एक लुक देंगे, रिव्यू करेंगे, तो आप देखेंगे कि सेशन ट्रायल सबसे लंबा है, उससे कुछ छोटा वारंट ट्रायल है, समन ट्रायल उससे काफी छोटा है सेक्शंस में, प्रोविजंस में, और समरी ट्रायल तो आपने देखा कि केवल 260 से लेकर 265 तक है। इसके पीछे रीजन मैंने कल आपको बताया था कि फ्री, फेयर एंड स्पीडी, इन तीन एस्पेक्ट्स को बैलेंस करने की कोशिश की गई है सारे ट्रायल्स में। सेशन ट्रायल दुर्घटना से देर भली, वारंट ट्रायल देर आए दुरुस्त आए, समन ट्रायल जल्दी करो, और समरी ट्रायल तो उससे भी जल्दी करो, क्योंकि समन और समरी ट्रायल्स में इतने कम पनिशमेंट्स हैं कि कोर्ट का एम्फेसिस होता है कि जितनी जल्दी हो सके निपटाओ और कम से कम समय कंज्यूम किया जाए इन दोनों ट्रायल्स में। अब हम आते हैं सेशन ट्रायल में। सेशन ट्रायल जब हम डिस्कस करेंगे तो जो प्रिंसिपल्स हमने कल आपको मेंशन किए थे उसको दिमाग में रख के चलिएगा। तो सेक्शन 225 पहला प्रोविजन है जहां से सेशन ट्रायल स्टार्ट होता है। सेशन ट्रायल की यही पिक्यूलियरिटी है जो सेक्शन 225 में दी गई है। सेशन ट्रायल ही एक ऐसा ट्रायल है जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के इनिशिएटिव के बिना स्टार्ट नहीं हो सकता। जब भी सेशन ट्रायल होगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर जरूरी होगा। जो चार्ज लगेगा थ्रू पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही लगेगा, और किसी तरह के ट्रायल्स में वारंट ट्रायल से लेकर के समरी ट्रायल तक कहीं भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर लाइमलाइट में नहीं आता। इन सभी ट्रायल्स में, सेशन ट्रायल के अलावा जितने ट्रायल्स हैं, सब में चार्ज मजिस्ट्रेट खुद लगाता है। लेकिन 225 क्योंकि बड़ा ऑफेंस है, बड़ा ट्रायल है, इसलिए इसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर की मदद ली जानी जरूरी है और ली जाती है। तो सेक्शन 225 का जो थ्रस्ट है कि जब तक पब्लिक प्रोसिक्यूटर चार्ज लगे खुद ना आए तब तक ट्रायल शुरू नहीं होता। जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर आता है, सेक्शन 226 में आगे का जो सेक्शन है उसमें कहा गया है वो चार्ज पढ़कर सुनाएगा ही नहीं, पहले सेशन कोर्ट को बताएगा कि जो चार्ज हम लगा रहे हैं उनके पीछे एविडेंसेस हमारे पास क्या है। पहले कोर्ट को बताएगा, तभी ट्रायल में चार्ज की परमिशन उसे मिलेगी सेक्शन 226 में। फिर आगे के सेक्शन में, सेक्शन 227 में बिल्कुल नॉर्मल प्रोसीजर है। चार्ज को इंप्यूट किया, कोर्ट के सामने चार्ज को रखा, और अब कोर्ट को डिसाइड करना है कि चार्ज फ्रेम होगा या नहीं होगा। तो सेक्शन 227 में दोनों पार्टीज को सुनने के बाद और प्रोसिक्यूशन का एविडेंस देखने के बाद, प्रोसिक्यूशन का जो एविडेंस लेकर आया है, क्योंकि अभी अक्यूज का कहीं कोई सवाल नहीं होता, अक्यूज का एग्जामिनेशन होता है, दोनों की हियरिंग होती है,
प्रोसिक्यूशन भी प्रेजेंट होता ही है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर सुनने के बाद मजिस्ट्रेट को अगर लगता है, मजिस्ट्रेट को ओपिनियन फॉर्म होती है कि कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया गया है, तो ये ओपिनियन फॉर्म होने के बाद सेशन कोर्ट जब ओपिनियन फॉर्म कर लेता है कि कोई ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है तो अक्यूज को डिस्चार्ज कर देगा। अगर वो डिस्चार्ज नहीं करता तो फिर आगे का सेक्शन ऑपरेट करेगा। आगे का सेक्शन 228 है। तो अगर 227 में डिस्चार्ज नहीं होता अक्यूज, तब सेक्शन 228 में मजिस्ट्रेट उस पर चार्ज फ्रेम करता है। अगर उसके पास ये बेसिस है, ग्राउंड है, ये प्रिज्यूम करने का कोई ग्राउंड है अक्यूज ने ऑफेंस कमिट किया है, तो सेक्शन 227 में डिस्चार्ज करने की बजाय वो उसे 228 में चार्ज फ्रेम करेगा। यहाँ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज है, हमने कल बताया था आपको कि फ्रेमिंग ऑफ चार्ज मतलब फॉर्मल एंड रिटन चार्ज। ये वारंट ट्रायल में भी है और सेशन ट्रायल में भी है, जबकि समर और समरी ट्रायल में केवल मेकिंग ऑफ द चार्ज है, स्टेटमेंट ऑफ द चार्ज है। उतनी बड़ी फॉर्मेलिटी चार्ज लगाने की नहीं है कि उस पर जितनी बड़ी जिम्मेदारी सेशन कोर्ट की और वारंट ट्रायल में मजिस्ट्रेट कोर्ट की होती है इन दोनों तरह के ट्रायल्स में। तो सेशन कोर्ट 228 में चार्ज फ्रेम करता है। जब चार्ज फ्रेम करता है तब अब उसका पहला सामना, पहला कन्फ्रंटेशन अक्यूज से होता है। वो सबको किनारे करता है, अक्यूज को बुलाता है, अक्यूज से पूछता है कि क्या तुम अपना ऑफेंस, अपना गिल्ट एक्सेप्ट करते हो? एक्सेप्ट ही नहीं करते हो, क्या साबित कर सकते हो तुमने ऑफेंस किया है? या वर्ड है प्लीड्स गिल्टी। कल मैंने आपको बताया था, ध्यान रखिएगा। प्लीड्स गिल्टी मींस सेशन कोर्ट को कन्विंस करना होता है कि मैंने ही ऑफेंस किया है और उसके ऊपर कोई प्रेशर या कोई थ्रेट नहीं है अपने ऑफेंस को एक्सेप्ट करने में। ये इसमें ये प्रिंसिपल हिडन है कि जो कन्फेशन होता है, अगर आप याद करें सेक्शन 24 एविडेंस एक्ट में जो कन्फेशन की डिफिनेशन दी गई है, उसमें इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस 3 शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो जब यहाँ प्लीड्स गिल्टी का कॉन्सेप्ट आता है तो ये प्रिज्यूम्ड होता है, ये इंप्लाइड होता है कि उसके ऊपर 3 चीजों का दबाव, 3 फैक्टर्स का प्रेशर नहीं है और जो वो अपना गिल्ट एक्सेप्ट कर रहा है वो वॉलंटरी कर रहा है। इसलिए वर्ड है प्लीड्स गिल्टी। प्लीड्स गिल्टी का अर्थ मजिस्ट्रेट को कन्विंस करना है, चाहे एविडेंस देके करे, चाहे स्टेटमेंट देके करे कि मैंने ही ऑफेंस किया है। अब या तो ये कर सकता है या वो कुछ गिल्ट एक्सेप्ट न करे। तो अगर गिल्ट एक्सेप्ट नहीं करता या चुप रहता है या वो कहता साहब ट्रायल करिए आगे, तब तो ट्रायल आगे बढ़ेगा, सेशन कोर्ट की मजबूरी होगी। लेकिन अगर वो एक्सेप्ट कर लेता गिल्ट को और मजिस्ट्रेट को लगता है कि अक्यूज सही बोल रहा है, उसने ऑफेंस किया है, तो उसके स्टेटमेंट के बेसिस पर ही वो कन्विक्शन कर सकता है। केवल उसको ही सुन करके, अक्यूज को सुन करके ही प्लीड्स गिल्टी के बेसिस पर सेशन कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है। यही डिस्क्रिप्शन वारंट ट्रायल में मजिस्ट्रेट को भी है, वो उसको कन्विक्शन कर दे। और अगर एक्सेप्ट नहीं करता है, साइलेंट रहता है या डिनाई करता है, डिनायल मोड में होता है, तो आगे प्रोसीड करता है मजिस्ट्रेट 230 में। तो जो प्लीड्स गिल्टी होती है इसके लिए प्रोविजन है सेक्शन 229। जब 229 में प्लीड करने के बाद कन्विक्शन हो गया तो मामला खत्म हो गया। अगर वो प्लीड गिल्टी नहीं करेगा तो सेक्शन 230 में अब कहानी आगे बढ़ेगी, रियल में अब ट्रायल शुरू होगा। तो सेक्शन 230, 231 और 232 ये 3 प्रोविजन में आप देखेंगे कि 230 में उसे पूछता है कि तुम्हारे कौन कौन से विटनेसेस हैं प्रोसिक्यूशन से, तो प्रोसिक्यूशन को समन करता है। 231 में अपने विटनेसेस को
बुलाता है और उससे लिस्ट मांगता है कि कौन कौन से विटनेसेस तुम्हारे हैं, किसको एग्जामिन तुम्हें करना है। और अगर प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस को एग्जामिन करने के बाद, प्रोसिक्यूशन को सुनने के बाद ही सेशन कोर्ट की ओपिनियन फॉर्म हो जाती है कि कोई ऑफेंस नहीं हुआ है, तो वो अक्यूज्ड को एक्विटल कर देता है, यहीं पर एक्विटल कर देता है, बिना अक्यूज को सुने ही, डिफेंस को सुने बगैर, क्योंकि यहां पर डिफेंस को अपॉर्चुनिटी देने की जरूरत नहीं है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि सीआरपीसी अक्यूज ओरिएंटेड है, ये डिफेंस ओरिएंटेड है। अक्यूज को मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी देती है अपने को सेव करने के लिए, डिफेंड करने के लिए, और प्रोसिक्यूशन हमेशा डिफेंसिव लाइन पर होता है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन को ही साबित करना पड़ता है। कल हमने बताया था आपको, सेक्शन 101 का प्रिंसिपल है कि प्रोसिक्यूशन या जो केस को लेकर आएगा वो साबित करेगा, बर्डन ऑफ प्रूफ थ्रू आउट द ट्रायल प्रोसिक्यूशन पर रहेगा। और ये बर्डन ऑफ प्रूफ क्रिमिनल ट्रायल में बहुत ज्यादा होता है, दोनों पैरों में खड़ा होना पड़ता है। तो अभी अक्यूज नहीं इंटर कर रहा है, लेकिन केवल प्रोसिक्यूशन सुनने के बाद एक्विटल कर दे रहा है अक्यूज्ड का। अगर प्रोसिक्यूशन को सुनने के बाद, उनके विटनेसेस को एग्जामिन करने के बाद, हाँ, इस स्टेज पर यह हो सकता है कि जो प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस प्रेजेंट हो, अक्यूज उनका क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता है, लेकिन अपने विटनेसेस वो नहीं ला सकता, क्योंकि अभी केवल प्रोसिक्यूशन और सेशन कोर्ट के बीच का मैटर है। और सेशन कोर्ट और प्रोसिक्यूशन के कन्फ्रंटेशन के बाद अगर सेशन कोर्ट ओपिनियन फॉर्म कर लेता है कि अक्यूज को एक्विटल करना चाहिए, वो ब्लेमलेस है, उसने कोई गिल्ट कमिट नहीं किया है, तो उसे वहीं पर एक्विट कर देगा। जब एक्विटल नहीं करेगा तब डिफेंस इंटर करेगा सेक्शन 233 में। तो 233 में वो कहेगा डिफेंस को, अब आप अपने विटनेसेस प्रोड्यूस करिए। तो 232 तक के जो प्रोविजंस है वो केवल प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस को एग्जामिन करने के लिए हैं, और अक्यूज का विटनेस एग्जामिन होना प्रारंभ होता है सेक्शन 233 में। तो 233 में जब विटनेसेस आ गए डिफेंस के, डिफेंस अपीयर हो गया, इमर्ज कर गया इस ट्रायल में पहली बार, तब दोनों का कन्फ्रंटेशन होता है, प्रोसिक्यूशन का भी और अक्यूज का भी। यहीं पर दोनों का आर्गुमेंट शुरू होता है। अब आर्गुमेंट जो होता है उसके लिए प्रोविजन है सेक्शन 234 में। आर्गुमेंट में क्या होता है? आर्गुमेंट को अगर एविडेंस एक्ट के एंगल से देखेंगे तो सेक्शन 102 से लेकर के 106 तक के प्रोविजंस को अप्लाई करना शुरू कर रहे हैं। आर्गुमेंट होगा, काउंटर आर्गुमेंट होगा, आप अपने गवाह लेके आएंगे, फिर आप लेके आएंगे। तो 102 से लेकर के 106 तक कि जितने के प्रोविजंस में जितने फैक्ट्स होते हैं, सब फैक्ट कभी प्रोसिक्यूशन देगा, कभी अक्यूज देगा। इन दोनों के बीच ये लंबी बहस चलती है, कई दिन चलती है, कई महीने चलती है, और इस मतलब करने जैसे तो टाइम बहुत लग जाता है। अब 234 में आर्गुमेंट क्या होता है? आर्गुमेंट में अब फैक्ट्स तो फैक्ट इशू एस्टेब्लिश हो गया, शुरू में ही चार्ज फ्रेम हो गए, चार्ज फैक्ट इशू है। क्योंकि चार्ज एक बार फ्रेम हो गया, उन्हीं फैक्ट्स पर ट्रायल शुरू होगा। वो अलग बात है कि चार्ज में चेंज करेगा, अल्टर करेगा, बदलेगा, लेकिन जो चार्जेस अभी हैं, ट्रायल अगर शुरू हो गया है और चार्ज में कोई चेंज नहीं किया गया है तो ट्रायल चलता है उन्हीं फैक्ट इशू पर। फैक्ट इशू मींस चार्ज। अब ये फैक्ट इशू पर ही जब एविडेंस एक्ट की लैंग्वेज में देखेंगे तो फैक्ट इशू को प्रूव करने के लिए रेलेवेंट फैक्ट चाहिए। तो वो रेलेवेंट फैक्ट कहां से आते हैं? वो सेक्शन 101 से लेकर के 106 तक में जो आर्गुमेंट्स होते हैं डिफेंस के, वो रेलेवेंट फैक्ट्स होते हैं, या जो प्रोसिक्यूशन विटनेस लेकर आता है, जो एविडेंस लेके आता है, वो भी रेलेवेंट फैक्ट्स होते हैं।
तो फैक्ट इन इशू जो मैटर लेके आया गया, जो ऑफेंस बना, चार्ज में जो फ्रेम किया गया, और फैक्ट इन इशू को साबित करने के लिए जो रिलेवेंट फैक्ट है एविडेंस एक्ट में सेक्शन 102 से लेकर के 106 में आप पढ़िएगा, उसमें दिए गए हैं। तो अब 204 में आर्गुमेंट्स हुआ, लीगल आर्गुमेंट भी हुआ, फैक्चुअल भी हो सकता है। आर्गुमेंट जब होता है तो उस आर्गुमेंट को समअप करता है प्रोसिक्यूशन। अगर दोनों आर्गुमेंट सुनने के बाद प्रोसिक्यूशन को कुछ कहना होता है तो फर्दर कुछ नरेशन देता है, नहीं तो कोर्ट उसे कहता है समअप करने के लिए। तो 234 में आर्गुमेंट समअप हुए। जब आर्गुमेंट समअप हो गए तो मैटर कोर्ट के बॉल में चला गया, कोर्ट के पाले में चला गया, क्योंकि अब ये मूवमेंट है जजमेंट की। क्रिमिनल लॉ में जजमेंट होते हैं, सिविल लॉ में, सिविल प्रोसीजर कोड में डिक्री होती है। जजमेंट डिक्री के फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि डिक्री इज द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द जजमेंट। लेकिन क्रिमिनल लॉ में, क्रिमिनल ट्रायल में केवल जजमेंट होगा, उसका एक फॉर्मेट होता है। सेक्शन 235 में दिया गया सीआरपीसी में, सेक्शन 254 में, 53 में। तो जब आप देखिए जजमेंट को, जजमेंट दिया, अब जजमेंट दो में दो चीज आई है, एक तो कन्विक्शन होगा या एक्विटल होगा। तो सेक्शन 235 में कोर्ट उसी दिन या किसी और दिन फिक्स करेगा जिसमें जजमेंट में ये डिसाइड करेगा, ये डिक्लेयर करेगा कि अक्यूज कन्विक्टेड है या एक्विटेड है, बस वो दोषी है या नहीं है। अगर दोषी है, कन्विक्शन है, तब आगे का सेक्शन ऑपरेट करेगा सेक्शन 236, और अगर दोषी नहीं है तो एक्विटल हो जाएगा। वहीं पर 236 का कोई क्वेश्चन नहीं होता, क्योंकि 236 इज रिलेटेड टू सेंटेंसिंग। तो जब कन्विक्शन हुआ ही नहीं तो सेंटेंस क्या होगा। और 236 में दूसरी डेट दी जाती है प्रोसिक्यूशन को भी, अक्यूज को भी आर्ग्यू करने के लिए सेंटेंस पर, सेंटेंस कितना दिया जाए। जैसे मान लीजिए मर्डर का केस है तो इट इज अप टू द लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ सेंटेंस। अब प्रोसिक्यूशन कहेगा डेथ सेंटेंस दो, अक्यूज कहेगा लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दीजिए या और कम कर दीजिए। तो उन दोनों को आर्गुमेंट सुनने के बाद तमाम सर्कमस्टांसेस कोर्ट कंसीडर करेगा, अक्यूज का बैकग्राउंड क्या रहा है, मर्डर का नेचर क्या था, क्राइम करने का नेचर क्या था, किस वीपन से किया गया है, और अगर अक्यूज को कम सेंटेंस दिया गया तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है, जो प्रोसिक्यूशन है, विक्टिम है, उसके साथ न्याय होगा या नहीं होगा, अक्यूज की फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कहे साहब मैं अकेला घर में हूं, कमाने वाला हूं, अगर हमको फांसी हो गई तो बच्चे मर जाएंगे, तरह तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोर्ट के पास काफी डिस्क्रिप्शन होता है सेंटेंसिंग डिसाइड करने का। तो कोर्ट जब डिसाइड करेगा क्या सेंटेंस दिया जाए, वही सेंटेंस फाइनल होता है। ये कोर्ट का डिसीजन बहुत होता है। कन्विक्शन और एक्विटल होगा नहीं होगा ये डिपेंड करता है एविडेंस पर, लेकिन जो सेंटेंस है वो एविडेंस के साथ साथ डिपेंड करता है जज के डिसीजन पर, जज के विजडम पर। इसलिए जजेस को जजमेंट देते समय बहुत अलर्ट रहना चाहिए सेंटेंसिंग पर, क्योंकि सेंटेंसिंग का इंपैक्ट उसकी फैमिली पर, विक्टिम की फैमिली पर, अक्यूज की फैमिली पर बहुत पड़ता है। और जितने केसेस आप देख रहे हैं उसमें जज कभी उन्हीं फैक्ट्स पर लाइफ जजमेंट दे देता है, कभी उन्हीं फैक्ट्स पर डेथ सेंटेंस दे देता है। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है हमारे क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का कि कोई फिक्स्ड नोशन सेंटेंस को लेकर के नहीं है। अभी निर्भया केस में आप देखिए, निर्भया की मां बराबर कोर्ट में लगी रही तो सारे अक्यूज को डेथ सेंटेंस मिला। अगर वो न लगती, ये केस लाइफ इम्प्रिजनमेंट का भी था, क्योंकि ऐसा रेयर केस ऐसा नहीं था, क्योंकि अक्यूज जितने थे उनकी एज बहुत कम थी,
कोर्ट में कई बार माफी मांगी उन्होंने, कोर्ट से कहा मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं हम लोग करेंगे, मैं नहीं करूंगा, फिर भी कोर्ट ने उन्हें डेथ सेंटेंस दिया। तो ये नहीं कहा जा सकता कोर्ट क्या सेंटेंस देगा, एक चीज। दूसरी चीज, सेंटेंस के लिए प्रोसिक्यूशन अगर चाहता है उसको सेंटेंस दे, जैसे मान लीजिए हमने कहा सेंटेंस 10 ईयर्स होनी चाहिए, प्रोसिक्यूशन ने कहा 20 साल होनी चाहिए, तो 20 साल के लिए उसे ग्राउंड देना पड़ेगा। क्या करेगा कि पहले भी कभी क्या अक्यूज्ड प्रीवियसली कभी कन्विक्टेड हुआ है, और प्रीवियस कन्विक्शन के फैक्ट्स को वो नरेट करेगा, बताएगा कोर्ट को, साहब इसको सेंटेंस ज्यादा देना ठीक है क्योंकि पहले भी अपराध कर चुका है, पहले भी इसका कन्विक्शन हो चुका है। सेक्शन 211 क्लास 7 में चार्ज फ्रेमिंग में ये फैक्ट आया है कि जब चार्ज फ्रेम होगा तब चार्ज फ्रेम करते समय ये भी मेंशन होना चाहिए, अगर पनिशमेंट ज्यादा देने की कोशिश की जाती प्रोसिक्यूशन के पार्ट से, तो ये मेंशन होना चाहिए अक्यूज्ड ने पहले कन्विक्शन किया है या नहीं किया, या क्या किया है। थैंक यू।